हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एकेबी लाइब्रेरी। तो आज जो है साइंस कक्षा 10 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज है जो कि दो परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट्स हैं। तो ये आज के जो प्रश्न हैं बहुत इम्पोर्टेंट्स हो जाते हैं। तो शुरू करते हैं इन प्रश्नों को और वीडियो में बने रहें। चैनल अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो दिया है मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना एक उदाहरण है। यानी अगर मैग्नीशियम धातु को वायु में जलाया जाए तो किसका उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का, या रासायनिक परिवर्तन का, या उत्क्रमणीय अवक्रिया का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैग्नीशियम धातु को अगर जलाया जाता है, यानी कि इसको अगर जलाते हैं तो मैग्नीशियम धातु का कौन सा उदाहरण हो जाता है वायु में जलाने पर? तो यह एक रासायनिक अवक्रिया हो जाता है। कौन सा अवक्रिया होती है? रासायनिक अवक्रिया होती है। मैग्नीशियम धातु को जलाने पर कौन सा परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। क्योंकि जब 2Mg प्लस O2 को जब जलाया जाता है तो ये 2MgO में परिवर्तित हो जाता है। तो इसीलिए जो है इस मैग्नीशियम इसके क्या होते हैं कि इसके रासायनिक संगठन और गुणधर्म बदल जाते हैं। इसके वजह से ये कौन सी अपक्रिया हो जाती है? रासायनिक अपक्रिया हो जाती है। यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। मैग्नीशियम धातु को देते हैं नेक्स्ट वाला। अगला दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो सदैव 7 से कम होता है। क्योंकि 0 से जो है पीछे यानी जो कम होते हैं वो अम्लीय कहलाते हैं, और 0 यानी 7 से ज़्यादा वाले जो है क्षारीय विलयन कहलाते हैं। 0 नहीं 7, तो 7 से कम के अम्लीय विलयन होते हैं और 7 से ऊपर के जो है क्षारीय विलयन कहलाते हैं। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है। तो क्षारक के साथ जो है हल्दी का रंग कैसा हो जाता है? तो क्षारक को जब हल्दी के साथ मिलाते हैं तो इसका रंग जो है हल्का यानी भूरा लाल हो जाता है। कैसा हो जाता है? भूरा लाल हो जाता है। यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। तो क्षारक के साथ हल्दी का रंग भूरा लाल हो जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट दिया हुआ है, क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो जो क्षारीय विलयन होता है उसका पीएच मान जो होता है वो जो है 7 से सदैव अधिक होता है। क्योंकि जो क्षार होते हैं उनका जो मान सदैव 7 से अधिक होता है। तो कितना हो जाएगा? 7 से अधिक। यानी ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। तो क्षारीय विलयन का पीएच मान सदैव कैसा होता है? 7 से अधिक होता है। अगला दिया है, शुद्ध जल का पीएच मान है 0, 1, 7 या 14। तो जो शुद्ध जल का पीएच मान होता है वो जो कितना होता है? चूँकि शुद्ध जल जो है उदासीन होता है। शुद्ध जल उदासीन होता है। अब उदासीन होता है तो इसका कितना हो जाएगा? उदासीन होने की वजह से इसका पीएच मान 7 होता है। क्योंकि 7 से ऊपर जो है चलते हैं आपके कौन से चलते हैं? क्षारीय, और 7 से नीचे अम्लीय। जो 7 पे है वो उदासीन होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, क्योंकि शुद्ध जल उदासीन होता है। अगला दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? धोने सोडा को जो हम क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट बोला जाता है। सोडियम, तो सोडियम कार्बोनेट का जो सूत्र होता है वो होता है Na2CO3 × 10H2O। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाता है। 10H2O, Na2CO3 × 10H2O यानी सोडियम कार्बोनेट। ये होता है धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? तो जब बेकिंग पाउडर यानी कि सोडियम कार्बोनेट, बेकिंग पाउडर को हम क्या बोलते हैं? सोडाई कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो उसमें जो है सोडियम कार्बोनेट गैस में परिवर्तित हो जाता है, और कौन सी गैस बाहर निकलती है? CO2 गैस बाहर निकलती है। यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाता है। तो बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? तो बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर CO2 गैस निकलती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आपको रोज़ एक वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि तांबे का अयस्क है, कौन सा होता है? बॉक्साइट है, मैलेकाइट है, कार्नेलाइट है, या फिर सिडेराइट होता है? तो जो तांबे का अयस्क होता है वो होता है मैलेकाइट। कौन सा होता है? तांबे का अयस्क जो है मैलेकाइट होता है। और मैलेकाइट का फॉर्मूला होता है CuCO2 × Cu
OH का होल ट्वाइज। ये जो होता है मैलेकाइट का फॉर्मूला होता है CuCO2 इंटू CuOH का होल ट्वाइज, और तांबे का जो एस्क होता है वो कौन सा होता है, मैलेकाइट हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट दिया हुआ है एल्काइन का सूत्र क्या है। तो एल्काइन का सूत्र क्या हो सकता है, C3H4 होगा, या फिर C3H6 हो जाएगा, या C2H6, या फिर C6H6 हो जाएगा। तो जो एल्काइन होता है, एल्काइन का सामान्य सूत्र की अगर बात करें हम, तो इसका सामान्य सूत्र जो होता है वो CnH2n-2 होता है। ये इसका जो है क्या होता है, सामान्य सूत्र होता है। ये एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है। और अगर हम इसमें जो है 3 रखकर कोशिश करें तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 3 दूनी कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, और 6 में से 2 जाएंगे तो 4, यानी कि लगभग 3 और 4 यहाँ होना चाहिए। तो C3H4 के आसपास होना चाहिए। तो इसका जो है एल्काइन का सूत्र क्या हो जाएगा, C3H4। यानी इसको हम, ये जो है प्रोपाइन है, क्या है ये, प्रोपाइन, ये है प्रोपाइन है, ये C3H4। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। और ये जो है एल्काइन है, इसी को प्रोपाइन या फिर एल्काइन कह देते हैं। तो इसका सूत्र हो जाएगा C3H4। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या है। तो एथिल एल्कोहल जो होता है इसका IUPAC नाम क्या होता है। तो एथिल एल्कोहल की अगर हम बात करें तो इसका IUPAC नाम जो है क्या कहलाता है, एथेनॉल कहलाता है। यानी ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम की अगर बात करें हम तो एथेनॉल कहलाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सर्वाधिक धन विद्युतीय तत्व है, Na है, Al है, या F है, या फिर K है। तो जो सर्वाधिक धन विद्युतीय तत्व की बात होती है, तो जो जिनका परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ वर्ग में जो है ऊपर से नीचे की ओर क्रम बढ़ता जाता है, ऊपर से जो नीचे की ओर बढ़ते हैं वही जो है धन विद्युतीय होते हैं। तो इनमें से जो है पोटेशियम धातु का यानी K का जो है धन विद्युतीय लक्षण सर्वाधिक होता है, वो अधिक होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाता है कि ये जो है इसका परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ ये वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आता है। तो K यानी पोटेशियम का धन विद्युतीय तत्व सबसे अधिक होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि विकर्ण संबंध के तत्व हैं। तो विकर्ण संबंध की अगर बात करें तो इसका ऑप्शन जो है सही बन जाता है। ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर हो जाता है बी इसका, यानी लिथियम और मैग्नीशियम। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, क्योंकि जो है लिथियम के गुण जो है अपने विकर्णता Mg के गुण के समान होते हैं। इसके जो गुण होते हैं वो मैग्नीशियम के समान होते हैं, इसलिए इनका विकर्ण संबंध होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाता है, लिथियम तथा मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है मुद्रा धातु क्या है, Zn, Sn, Pb या फिर Cu। तो अगर मुद्रा धातु की बात करें तो Cu यानी कि कॉपर जो है मुद्रा धातु होती है, क्योंकि यह मुद्रा के निर्माण में उपयोग की जाती है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, यानी Cu मुद्रा धातु कहलाती है। बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो, नेक्स्ट दिया हुआ है क्षार धातुएं हैं। तो अगर हम बात करें क्षार धातुएं के, तो जो प्रथम वर्ग के तत्व होते हैं, प्रथम वर्ग के तत्व जो है क्या कहलाते हैं, क्षार धातुएं कहलाते हैं। अब अगर हम इनमें से बात करें ऑप्शन 9 की, तो इनमें से जो प्रथम तत्व के हैं, प्रथम वर्ग के जो तत्व हैं BeMgCa या LiNaK या BAlGa या फिर CuAg या Au। तो अगर हम प्रथम वर्ग के तत्वों की बात करें तो इसमें जो है क्या है, LiNaK यानी सोडियम, लिथियम और पोटेशियम, ये जो है प्रथम वर्ग के तत्व हैं। और कौन सी धातुएं कहलाती हैं, क्षार धातुएं कहलाती हैं। तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रथम वर्ग के जो है क्षार धातुएं कहलाती हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नियोन है, यानी नियोन क्या है, क्षार धातु है, अक्रिय गैस है, उपधातु है या फिर संक्रमण तत्व है। तो नियोन की अगर हम बात कर लें तो जो नियोन है वो एक अक्रिय गैस है। कौन सी है, अक्रिय गैस, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, नियोन एक अक्रिय गैस है। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, केवल जल में घुलनशील होता है। तो अगर हम बात करें जल में घुलनशील, तो जल में जो घुलनशील विटामिन होते हैं बी और सी जो हैं, ये जल में घुलनशील विटामिन कहलाते हैं। तो हम देखते हैं ऑप्शन दिए हैं हमारे,
तो इस हिसाब से बी सी के हिसाब से जल में घुलनशील विटामिन कौन सा हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी सी जो है जल में घुलनशील होता है। सी के साथ बी भी जल में घुलनशील विटामिन होता है। ये दोनों बी और सी जल में घुलनशील है, बाकी सारे जल में घुलनशील नहीं होते हैं। तो ये जो है केवल जल में घुलनशील की बात करें तो विटामिन बी और सी, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाता है, यानी सी जल में घुलनशील विटामिन होता है। अगला क्वेश्चन दिया है यकृत स्रावित करता है, यानी यकृत से किसका स्त्रावण होता है? लार का, अग्न्याशय रस का, जठर रस का या फिर पित्त रस का? तो हम बात करें यकृत से, तो यकृत द्वारा जो है पित्त रस का स्त्रावण किया जाता है, यानी यकृत से पित्त रस का स्त्रावण होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। और पित्त रस जो होता है पित्ताशय में जमा होता है। यह जमा होता है कहाँ पर? पित्ताशय में। पित्ताशय में जो है जमा होता है और इसका स्त्रावण कहाँ होता है? यकृत से स्त्रावण होता है। तो पित्त रस का स्त्रावण यकृत से, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। नेक्स्ट दिया है कि पादपों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन निर्माण होता है। तो जो पादप होते हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, उसके द्वारा भोजन का निर्माण होता है। लेकिन किस में होता है? जड़ में होती है या पत्ती में होती है या तने में होती है या पुष्प में होती है? तो हम बात करें पादपों की, तो पादपों में जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है वो सूर्य के प्रकाश में जो है किस में होती है? पत्तियों में होती है। और जड़ों द्वारा जो है खाद्य पदार्थों का जल का अवशोषण किया जाता है, और जो भोजन का निर्माण होता है वो कहाँ होता है? पत्तियों में होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सही हो जाता है बी, यानी कि भोजन निर्माण पौधों में कहाँ पर होता है? पत्तियों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मनुष्य की लार में पाया जाता है। तो मनुष्य की लार में क्या पाया जाता है? टाइलिन, लाइसोजाइम, पेप्सिन या फिर ए व बी दोनों? तो अगर हम बात करें मनुष्य की लार में जो है, क्योंकि मनुष्य का भोजन का पाचन जो है मुख से ही प्रारंभ हो जाता है, तो मनुष्य की लार में जो है टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम? टाइलिन जो है पाया जाता है। ये जो है मनुष्य की लार में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही हो जाता है, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट दिया है प्रचलित रूप से ऊर्जा ग्रह क्या कहलाता है, यानी कि ऊर्जा ग्रह किसे कहते हैं या ऊर्जा ग्रह क्या कहलाता है? तो हम बात करें कोशिका द्रव को, राइबोसोम्स को, माइटोकॉन्ड्रिया को या फिर क्लोरोप्लास्ट को? तो अगर हम ऊर्जा ग्रह की बात करें तो ऊर्जा ग्रह के तौर पे हम जो है माइटोकॉन्ड्रिया को जानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही आंसर है। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा ग्रह कहा जाता है, यानी पावर हाउस कहते हैं। यानी कोशिका का पावर हाउस किसे, अगर ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो ऑप्शन यानी आंसर हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। तो माइटोकॉन्ड्रिया को जो है ऊर्जा ग्रह या पावर हाउस कहा जाता है।